स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा नीति में। और आज हम बात करेंगे मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं। पहला सवाल है कि 1.2 रेशियो y रेशियो 4.8 रेशियो 7.2, तो y का मान बताओ। यदि आपने मेरी पहली या दूसरे अनुपात समानुपाती क्लास देखी होगी तो मैंने उसी में बताया था तुम्हें कि यदि इस तरह से कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो सिंपल ये याद रखना है कि बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा। तो इसमें क्या करेंगे हम 4.8 इंटू वाई इक्वल्स टू 1.2 इंटू 7.2। तो y की वैल्यू यहां से निकालने तो 1.2 इंटू 7.2 अपॉन 4.8। अब अगर मैं इसे देख पा रहा हूं तो यहाँ 0 से 0 हटाया, ठीक है, एक 0 हटाया तो एक 0 नीचे आ जाएगी, क्या जाएगा 10। 12 4 जा 48 और ये 4 से कितनी बार चला जाएगा 18 बार, यानी कि 18। कोशिश करो कि नीचे 0 बनी रहे, उसे काटने की कोशिश मत करो तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो अगर नीचे एक 0 है तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 1.8। इसका पहले का आंसर कितना है 1.8। देखते हैं दूसरा सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल की तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं। यदि दूसरी व तीसरी संख्या का औसत 45 है तो पहली व दूसरी संख्या का औसत कितना होगा। समझो पहले औसत है क्या, पहले औसत को समझो जरा। औसत का मतलब होता है कि औसत एवरेज बराबर योग बटे संख्या, यानी कि औसत का मतलब है योग बटे संख्या। योग बटे संख्या का मतलब जैसे हमारे पास कोई भी 5 संख्या है उनका औसत पूछा जाए तो सबसे पहले उन पांचों को जोड़ो, अपॉन संख्या कितनी है 5, तो वो निकल के आ जाएगा औसत। और अगर मैं बात करूं योग की तो योग कैसे निकलेगा, योग निकलेगा औसत गुणा संख्या, इस तरह से। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि यदि दूसरी व तीसरी संख्या का औसत 45, यानी कि संख्या कितनी है हमारे पास, दो संख्या है, दूसरी और तीसरी। भाई ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, तो दो संख्या है, औसत 45 है, तो इनका योग कितना हो गया 90। दो संख्या है तो 45 गुणा 2, यानी कि कितना हो गया 90। अब दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात में योग कितना है, 2 और 3 5, तो 5 का मतलब कितना दिया है 90, तो 1 का मतलब कितना हो गया 18। 1 का मतलब कितना हो गया 18। तो पूछ क्या रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का औसत कितना होगा। सबसे पहले हम पहली संख्या देखते हैं। पहली संख्या 1 का मतलब 18, तो 1 का मतलब कितना 18, 1 का मतलब 18, तो 2 का मतलब कितना होगा 36। इनका क्या पूछ रहा है औसत, तो औसत क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या। दोनों को जोड़ो, संख्या कितनी है 1 और 1 2, 2 से डिवाइड कर दो, 8 और 6 14, 1 3 और 1 4 और 1 5 बटे 2, यानी कि कितना आ गया 27। समझ आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। किसी चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का 80% प्राप्त किया, यानी कि मान्य यानी कि वेद मत जो सही थे। यदि 1,40,000 मतों में से 18% अमान्य मत थे, यानी कि अवैध थे, बेकार थे, तो ए के विरुद्ध डाले गए मत, यानी कि देखो क्वेश्चन किस तरह से घुमा रखा है। इसमें वो ये भी पूछ सकता था कि बी को कितने मत मिले या फिर जो हारा उसको कितने मत मिले। उल्टा घुमा रखा क्वेश्चन कि ए के विरुद्ध डाले गए मत, यानी कि जो ए के विरुद्ध था, यानी कि जो उसके विरुद्ध खड़ा हुआ था उसको कितने मत मिले। चलिए देखते हैं सवाल कि टोटल वोट कितने थे 1,40,000। इसमें से 18% बेकार हो गए तो सही कितने बचे। भाई टोटल सही अपने आप में कितना होता है 100%, 100 में से 18 खराब हो गए तो सही कितने बचे 82 बटे 100। इतने सही वोट बचे मेरे पास, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए को 80% वोट मिले, तो जो उसके विरुद्ध था उसको कितने मिले। भाई टोटल 100 थे, 100 में से 80 ए को मिल गए, तो जो बचा उसको कितने मिले होंगे 20 बटे 100। खत्म क्वेश्चन। इसको देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, एक जीरो आएगी, क्योंकि लास्ट में एक ही जीरो बची हुई है, गुणा करेंगे तो। अब देखो 1 2 जीरो इसमें है तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इकाई के अंक की अगर बात करें हम 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, यानी कि लास्ट में कितना आएगा 6, और 6 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, खत्म। देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य 110 रुपए, यानी कि एमआरपी कितना है उसका 110 रुपए है। एक दुकानदार 30% की छूट देता है। अभी जितना जितना पढ़ेंगे उतना करते चलेंगे कि 30% की छूट, इस पे 30% की छूट यानी कि 30
बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो, यानी कि वो कितने की बेच रहा है वस्तु, 30% की छूट दे रहा है। देखो जरा ध्यान दो, एमआरपी है 110, 30% की छूट दे रहा है, यानी कि वो 110 पे 33 रुपए की छूट दे रहा है, तो यानी कि वस्तु को कितने की बेच रहा है, 77 रुपए की। भाई कोई 110 की वस्तु थी, 33 रुपए की छूट दे दी, तो कितने की गई वस्तु, 77 रुपए की। या तो इसे ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर एक डायरेक्ट तरीका हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 110 की वस्तु है, 30 की छूट दे दी, तो कितने की देगी, 70 रुपए की। 70 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि वस्तु कितने की थी, 77 रुपए की। लेकिन फिर वो क्या कर रहा है कि 77 की बेचने के बाद भी उसे 10% का लाभ हो रहा है। 77 की वस्तु जा रही है, 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 पे वस्तु अपने आप में कितने की होती है, उसका किराया मूल्य कितना है, 100 रुपए। 100 पे 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि उसे कितना मिल रहा है, 110, कितने पे, 77 पे। तो वस्तु कितने की थी, 100 की थी। तो 110 का मतलब 77, तो 100 का मतलब क्या, तो 77 बटे 110 गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 11 सत्ते 77, यानी कि वस्तु कितने की थी, 70 रुपए की। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह इसे 84 पर बेचता तो उसका लाभ कितना होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 70 रुपए, और उसे एसपी कितने में करना है, 84 रुपए में, यानी कि सीपीएम मेरे लिए हो गए 70 रुपए और विक्रय मूल्य हो गया 84 रुपए। अगर 70 रुपए की चीज 84 में बेचे तो उसे लाभ कितना होगा, कितना ज्यादा हो रहा है, 14 का, कितने पर, 70 पर, गुणा 100। 14 पंजे 70 और 5 से कितनी बार, 20%। तो इसका आंसर कितना होगा, 20%। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। कुणाल से किसी संख्या का 5/6 गुना बताने को कहा, लेकिन उसने उसे 6/5 से गुना कर दिया। कहा तो 5/6 से था, लेकिन उसे 6/5 से गुना कर दिया। तो जो उसने उत्तर प्राप्त किया वो पहले से 561 अधिक था। तो वो संख्या कौन सी है। चलिए देखते हैं कि पहले उससे कहा गया कि तुम्हें जो है 5/6 से गुणा करो और जो उत्तर आए वो बताओ, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने कर दी 6/5 से गुणा। जब भी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो एक्स की तरफ मत जाना, सबसे पहले देखना नीचे कौन सी संख्या है। नीचे है 6 और 5, इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आएगा, 30, कितना आएगा, 30। तो मैंने मान ली वो संख्या कितनी थी, वो संख्या 30 थी। 30 की गुणा अगर मैं यहां पे करूं तो 6 पंजे 30, यानी कि ये कितना आता, 25। लेकिन उसने किया क्या है, 6/5 किया है, यानी कि 30 की अगर मैं यहां गुणा करूं तो 5 30, यानी कि कितना आया, 36। बताना कितना था, 25, बताया कितना, 36। तो कितना ज्यादा बता दिया उसने, 36 और 25, 11 ज्यादा बता दिया। और क्वेश्चन में कितना ज्यादा दे रखा है, 561। तो एक का मतलब कितना हो गया, 561/11। समझ आ रहा है। देखते हैं काटें अगर हम इसको तो 11 पंजे 55, 11 एकम 11। एक का मतलब 51 है। पूछ क्या रहा है, संख्या, संख्या कितनी मानी थी मैंने, 30। तो यदि 51 की गुणा 30 में करूं तो 0, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 1530, ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। मान लो कि कोई ए है, वो एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 18 दिन में पूरा कर सकता है। और बी जो है वो ए से 50% अधिक कुशल है। 50% अधिक कुशल का मतलब है कि यदि मैं किसी काम को करने में 2 दिन ले रहा हूं तो जो बी है वो उस काम को करने में 1 ही दिन लेगा, यानी कि मुझसे वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है। 50% अधिक कुशल का मतलब क्या है कि जो बी है वो ए से 50% अधिक कुशल है। मैंने मान लिया जो ए है वो 100% अधिक कुशल है, तो 20 से 50% अधिक है, यानी कि बी कितना है, 150। तो इनका अगर मैं अनुपात निकालूं 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब इसका मतलब क्या निकल के आया कि यदि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। तो ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है और एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना है, 18 गुना 2, यानी कि टोटल काम कितना आ गया, 36। कुल का कार्य कितना हो गया, 36। पूछ क्या रहा है कि अकेले भी उस काम को करने में कितना समय लेगा। भाई टोटल काम 36 है,
एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 36 काम कितने दिन में पूरा कर लेगा? 36/3 यानी कि 12 दिन में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं, किसी धातु के तार को मोड़कर, यानी कि धातु का तार है उसे मोड़कर 324 मीटर स्क्वायर के वर्ग का आकार दे दिया गया। यानी कि कोई तार था, उसका एक स्क्वायर बना दिया गया, और यदि वही तार मोड़कर फिर से वो तार तोड़ मतलब उल्टा सीधा करके फिर एक अर्धवृत्त बना दिया, तो जो अर्धवृत्त बना उसकी त्रिज्या क्या होगी? सबसे पहले एक चीज समझो कि मान लो कि मैंने कोई 5 मीटर का तार लिया। कितने मीटर का तार लिया? 5 मीटर का। इस 5 मीटर से पहले मैंने एक इस तरह की इमेज बना दी, और इस 5 ही मीटर तार से फिर मैंने इस तरह की इमेज बना दी। तो क्या इस तार की लंबाई में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी शेप चेंज करी जा रही है, लंबाई उतनी ही है। तो इस चीज का इसमें विशेष ध्यान रखना है। अब सबसे पहले मैं देखता हूं कि कोई वर्ग है, उसका जो एरिया दिया है यानी कि क्षेत्रफल जो दिया है वो दिया है 324 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल कितना होता है? किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा मैंने ए मान ली, ए स्क्वायर बराबर 324, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि उसकी एक भुजा हो गई 18 मीटर। समझो ये एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 18 मीटर। तो जब इससे ये बनाया गया तो इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप बोलते हैं पैरामीटर, और पैरामीटर होती है चली गई दूरी, यानी कि 1 2 3 4। तो परिमाप जो हुआ, पैरामीटर जो हुआ वो कितना होगा भाई? 4 गुना 18। आपने पढ़ा होगा कि 4 गुना भुजा 72 मीटर। अब इसी 72 मीटर से क्या बनाया जा रहा है? एक अर्धवृत्त बनाया जा रहा है। अब अर्धवृत्त कैसे बनता है? इस तरह से बनता है। अगर मैं पूरे वृत्त की बात करूं तो पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2πr। तो आधे वृत्त का क्या होगा? πr। πr तो ये वाली दूरी हो गई, और अभी ये वाली बच रही है, और इसको क्या बोलेंगे हम? 2r, क्योंकि ये क्या है? रेडियस का दुगना प्लस 2r। इसमें ये नोट करने वाली बात यह है कि πr प्लस 2r। अब देखते हैं क्या करेंगे हम इसमें, अब कि πr प्लस 2r जो ये परिमाप है ये किससे बनाया गया है? वर्ग के परिमाप से, और वर्ग का परिमाप कितना था? 72। तो अब मैं अगर देखूं तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 गुना r प्लस 2r बराबर 72। बटे में कुछ नहीं, एक मान लिया, एलसीएम कितना आ गया? 7। तो 22r प्लस 14r बराबर 72। तो 36r बराबर 72 गुना 7। तो 36 दूनी 72, तो r की वैल्यू कितनी होगी? 14 मीटर। 7 दूनी 14 मीटर। आशा करता हूं समझ आया होगा। देखिए दोस्तों, एक आखिरी सवाल जिसको आप कमेंट में करके बताएंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।